सिटीज़नशिप इन इंडिया। जब सिटीज़नशिप प्रोवाइड की जाती है एक इंडिविजुअल को, तो उसे कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके साथ ही उसे कुछ ऑब्लिगेशंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं उस कंट्री में। लेकिन हमारे इंडिया में अदर फेडरल कंट्री से बहुत ही अपोजिट सिस्टम चलता है, क्योंकि हमारे इंडिया में डुअल सिटीज़नशिप के बजाय एक सिंगल सिटीज़नशिप प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल्स को। ये सिंगल सिटीज़नशिप प्रोवाइड करने के पीछे का कारण ये था कि फ्रेटर्निटी और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाए। हमारी कंट्री में ना सिर्फ सिंगल सिटीज़नशिप एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, बल्कि इसके अलावा भी एक और अदर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, और वो ये है कि ट्राइबल्स जम्मू कश्मीर के रीजन के लिए और साथ ही साथ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेजिडेंट्स को एक क्वालिफ़िकेशन बनाया जा सकता है। तो चलिए इन तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है 2019 के साल से पहले तक का सिनेरियो ये था कि आर्टिकल 370 के मुताबिक जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट कौन होंगे ये डिसाइड करने का हक वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को ही था, और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इसके बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड थे। लेकिन 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और एक रीऑर्गेनाइजेशन किया गया जम्मू कश्मीर का, और जितने भी स्पेशल स्टेटस थे जम्मू कश्मीर के पास, वो सब कुछ से उसे डिप्राइव कर दिया गया, और आज के डेट में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। अब हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि दूसरा जो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन सिटीज़नशिप से रिलेटेड, वो ये है कि ट्राइबल एरियाज़ में लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा ILP यानी इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का ये जो सिस्टम है ये बहुत ही पुराना है, जिसकी शुरुआत हुई थी कॉलोनियल पीरियड में। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ये 1800s में बनाया गया था, और इसका उद्देश्य ये था कि रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो भी इंडियन सिटीज़न नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा रहे हैं उनको एक परमिट इशू किया जाएगा, ताकि वो परमानेंटली स्टे करना शुरू ना कर दें नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और ये प्रैक्टिस अभी भी हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री में फॉलो किया जाता है, जिसे हम ILP रेजिम के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य अभी पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में ये है कि एक तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग एप्रीहेंसिव होते हैं आउटसाइडर्स के इनफ्लो को लेकर। तो आउटसाइडर्स वहाँ पे ज़्यादा स्टे ना करें, आउटसाइडर्स वहाँ पे इलीगली माइग्रेट करके वहाँ पे स्टे करना चालू ना कर दें। इसी को एक तरह से नियंत्रण करने के लिए ये सिस्टम फोर्स में आया। तो एक ILP वाला जो रेजिम था और ट्राइबल्स को जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये भी एक डिस्टिंक्टिव नेचर शो करता है हमारी इंडियन सिटीज़नशिप का। बढ़ते हैं आगे, थर्ड इम्पॉर्टेंट नेचर, और वो ये है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट आर्टिकल 16 के मुताबिक रेजिडेंट्स को एक क्वालिफ़िकेशन बना सकती है किसी सर्टेन सेट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में। इसका पर्पस ये था ताकि कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोकल लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो इससे बेहतर सर्विसेज वहाँ पे अवेल करवाई जा सकती हैं। तो इसी वजह से आर्टिकल 16 में पार्लियामेंट रेजिडेंट्स को एक क्वालिफ़िकेशन बना सकते हैं सर्टेन सेट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में। तो ये था 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि हमारे सिटीज़नशिप में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस सर्टेन सेक्शंस को प्रोवाइड कर रहा था। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि सिटीज़नशिप से डील करते हैं। हमारी इंडिया का पार्ट 2 जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में सिटीज़नशिप से डील करता है। हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 में 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके आधार पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के दौरान सिटीज़नशिप प्रोवाइड की जा रही थी लोगों को। इसमें से आर्टिकल 5 ये कहता है कि डोमिसाइल्ड
जितने भी लोग हैं उनको भारत की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी 1950 में। दूसरा कंडीशन जो आर्टिकल 6 में मेंशन्ड है वो ये कहता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे लोग जो 1948 से पहले इंडिया में आ गए थे, उनको तो अगर वो यहाँ के रेजिडेंट थे, अगर उनके पेरेंट्स या फिर उनके कोई ग्रैंड पेरेंट अगर उनका जन्म इंडिया में हुआ था, तो उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे रिपब्लिक बनने के कमेंसमेंट के दौरान इंडिया की सिटीज़नशिप ऑफ़र कर दी जा रही थी। लेकिन जो लोग 1948 के बाद एंटर कर रहे थे इंडिया में, उनको सिटीज़नशिप रिसीव करने के लिए खुद को पहले स्पेशल ऑफिसर से रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये स्पेशल ऑफिसर से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उन्हें एटलीस्ट 6 मंथ का स्टे होना भारत में आवश्यक बना दिया गया था। तो हमने देखा आर्टिकल 6 में माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान के लिए 2 सिचुएशन रखी गई, जो माइग्रेंट्स 1948 से पहले आ गए थे और जो माइग्रेंट्स 1948 के बाद आए थे। तो जो माइग्रेंट्स 1948 के बाद आए थे उन्हें 6 मंथ पहले स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद स्पेशल ऑफिसर से खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें इंडिया की सिटीज़नशिप ऑफ़र की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 7 में माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान एंड अगेन रिटर्निंग अंडर द परमिट सिस्टम, इससे रिलेटेड बातें बताई गई हैं। इसमें यह बताया गया कि जो लोग ऐसे थे जो कि 1947 में भारत से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए, लेकिन परमिट सिस्टम के थ्रू फिर वो भारत आते, उन्हें भी पहले 6 मंथ पहले स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद स्पेशल ऑफिसर से खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही उन्हें इंडिया की सिटीज़नशिप ऑफ़र की जाएगी। यानी माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान एंड अगेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, उनके लिए जो ग्राउंड है इंडिया की सिटीज़नशिप रिसीव करने का, वो आर्टिकल 7 में मेंशन्ड है। बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 8 डील करता है पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन से। जो लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया ऑरिजिन से हैं, यानी कि उनके कोई भी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जिनका बर्थ हुआ था, अगर वो भारत की सिटीज़नशिप रिसीव करना चाहते हैं तो उन्हें डिप्लोमेटिक या फिर कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव से खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये ग्राउंड दिया गया था पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन को अगर इंडिया की सिटीज़नशिप चाहिए उस सिचुएशन में। तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के दौरान किस तरह से सिटीज़नशिप ऑफ़र की जाएगी वो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न वॉलंटरीली किसी अदर कंट्री की सिटीज़नशिप एक्वायर कर लेता है तो वो इंडिया का सिटीज़नशिप नहीं रह जाएगा, इंडिया सिटीज़नशिप के योग्य नहीं रह जाएगा या इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 डिस्कस करता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने कि 1950 में इंडिया की सिटीज़नशिप रिसीव कर ली, तो उसका जो सिटीज़नशिप है उससे उसे डिप्राइव किया जा सकता है अगर इस डायरेक्शन में कोई भी लॉ इनैक्ट करती है पार्लियामेंट। तो एक पर्सन को उसकी सिटीज़नशिप से डिप्राइव किया जा सकता है बेस्ड ऑन एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 डील करता है वो क्या ग्राउंड्स होंगे एक्विजिशन या फिर इंडियन सिटीज़नशिप से के टर्मिनेशन से रिलेटेड, वो ग्राउंड्स बनाने का जो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, वो दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। यह आर्टिकल 11 में प्रोवाइड किया गया है। यानी कि पार्लियामेंट हमारे इंडिया में सिटीज़नशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन के ग्राउंड प्रोवाइड कर सकती है अपने इनैक्टमेंट में। हमने आर्टिकल 5 to 11 जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पढ़े उससे एक बात तो क्लियर ये हो रही है कि यहाँ पे कोई भी सिटीज़नशिप को एक्वायर करने या टर्मिनेशन के कोई भी मेथड्स या मोड प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। यहाँ पे केवल हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के दौरान किस तरह से सिटीज़नशिप ऑफ़र की जाएगी और पार्लियामेंट के राइट्स कि वो कोई भी इनैक्टमेंट बना सकती है रिलेटेड टू एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप, ये बस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो बढ़ते हैं हम उन लॉज की तरफ जो अभी तक पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए हैं सिटीज़नशिप को लेकर।
सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 में ये राइट है कि वो एक्विजिशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड जितने भी सिटीज़नशिप के लॉ हैं वो इनैक्ट कर सकती है। पार्लियामेंट ने 1955 में, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड 2019 में इसी राइट के तहत डिफरेंट लॉज इनैक्ट किए। तो हम इनके ऊपर एक लुक देखने वाले हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करेंगे 1955 में जो सिटीज़नशिप एक्ट बनाया गया था उसके फीचर्स। 1955 में जो सिटीज़नशिप एक्ट बनाया गया था उसमें एक्विजिशन के 5 ग्राउंड्स दिए गए थे: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आगे बढ़ते हैं टर्मिनेशन के ग्राउंड को लेकर। टर्मिनेशन के लिए 3 ग्राउंड्स दिए गए थे: टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन एंड रिनंसिएशन। टर्मिनेशन के ग्राउंड्स को हम एक बार देख लेते हैं। टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे 3 ग्राउंड्स ये कहते हैं कि सबसे पहले जब रिनाउंसिएशन की हम बात करते हैं तो अगर कोई पर्सन वॉलंटरीली रिनाउंस कर देता है यानी कि त्याग देता है इंडिया की सिटीज़नशिप, तो उसकी इंडिया की सिटीज़नशिप ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर पर्सन को उसकी सिटीज़नशिप से डिप्राइव भी किया जा सकता है अगर वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स एनिमी से शेयर कर देता है या फिर हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार नहीं रहता, यानी लॉयल नहीं रहता। और तीसरा टर्मिनेशन, अगर कोई इंडियन सिटीज़न किसी दूसरे कंट्री की सिटीज़नशिप हासिल कर लेता है तो उस सिचुएशन में इंडिया की सिटीज़नशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन की। हमने आर्टिकल 9 में भी कुछ ऐसा ही प्रोविज़न यहाँ पे देखा था। अब हम बढ़ते हैं अमेंडमेंट एक्ट्स की तरफ। सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में डिफरेंट पीरियड्स में अमेंडमेंट किया गया, जैसे कि 1986 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। 1986 में किए गए अमेंडमेंट में एक तरह से पर्पस ये था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे लार्ज स्केल यहाँ पे पर्सन आ रहे थे, इमिग्रेंट्स आ रहे थे, उनके इन्फ्लक्स को रोकना यहाँ पे उद्देश्य था। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर 1987 के बाद कोई भी बच्चे का जन्म इंडिया में होता है तो इंडिया की सिटीज़नशिप बाय बर्थ उसे तभी मिलेगी अगर उसके एक पेरेंट एटलीस्ट इंडियन सिटीज़न हो। दूसरी तरफ 2003 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन का बच्चा है जिसका बर्थ इंडिया में हो रहा है तो उस बच्चे को इंडिया की सिटीज़नशिप बर्थ से तब हासिल होगी जब एटलीस्ट उसके एक पेरेंट इंडियन सिटीज़न हो और दूसरे पेरेंट कोई इलीगल माइग्रेंट ना हो या फिर दोनों ही पेरेंट इंडिया के सिटीज़न हो। इन 2 सिचुएशन में ही केवल उस भारत में जन्म लेने वाले बच्चे को इंडिया की सिटीज़नशिप बाय बर्थ रिसीव हो सकती है। तो हम यहाँ पे जो 2 अमेंडमेंट हमने बात की उससे ये पता चल रहा है कि इंडिया में जस्ट सोली से शिफ्ट होकर जस्ट सैंग्विनिस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें प्रोविज़न। जस्ट सोली का मतलब होता है बाय बर्थ और जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है बाय ब्लड टाइज। आपने यहाँ पे देखा कि जस्ट सोली में बर्थ के हिसाब से यहाँ पे तभी एक बच्चे को इंडिया की सिटीज़नशिप मिलेगी अगर उसके एटलीस्ट एक पेरेंट इंडिया के सिटीज़न हो। ये ग्राउंड यहाँ पे तय किया गया, यानी डिसेंट को यानी ब्लड टाइज को यहाँ पे महत्व दिया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हम देख सकते हैं अमेंडमेंट में। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे। वो ये थे कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हम इन दोनों के बीच में जितने भी डिफरेंस हैं उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन को जो कार्ड इशू किया जाता है, वीज़ा का कार्ड इशू किया जाता है, वो PIO कार्ड केवल 15 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। अगर ये PIO कार्ड होल्डर्स अगर 180 डेज़ के कंटिन्यूस स्टे के लिए भारत में आ रहे हैं तब उस समय तो उन्हें FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन
ऑफिस या फिर लोकल पुलिस से खुद को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पीआईओ कार्ड होल्डर्स 180 डेज़ के बाद इंडिया में विज़िट करें तो उस सिचुएशन में उन्हें 30 डेज़ के विदिन FRRO या फिर लोकल पुलिस से खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जबकि अगर मैं OCI कार्ड होल्डर्स की बात करूं तो OCI कार्ड होल्डर्स मल्टीपल टाइम्स इंडिया में इंटर कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो वो 180 डेज़ के बाद भी अगर इंडिया में विज़िट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी उन्हें FRRO या फिर लोकल पुलिस से खुद को रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा ये इंडियन सिटीज़नशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं OCI कार्ड होल्डर्स। मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी ऑल इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे इनके लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये अपना स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं इंडिया में। ये नॉन फार्म प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं परचेज़, और ये पैन कार्ड भी इंडिया में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। OCI कार्ड होल्डर्स और PIO कार्ड होल्डर्स इनमें से कोई भी वोटिंग नहीं कर सकते इंडिया में, जो कि हमारे नॉर्मल सिटीज़न वोट कर सकते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के लिए, लेकिन OCI कार्ड होल्डर्स नहीं कर सकते। इवन NRI भी कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन OCI या फिर PIO कार्ड होल्डर्स इंडिया में वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जितने भी OCI कार्ड होल्डर्स या फिर PIO कार्ड होल्डर्स हैं, और ना ही OCI कार्ड होल्डर्स या फिर PIO कार्ड होल्डर्स कोई फार्म लैंड परचेज़ कर सकते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि OCI कार्ड होल्डर्स नॉन फार्म लैंड हालांकि परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि OCI कार्ड होल्डर्स को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू PIO कार्ड होल्डर्स। बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बारे में। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स यानी OCC, जिसके थ्रू जितने भी OCI और PIO के अलग अलग क्राइटेरिया थे, कैटेगरीज थे, उनको मर्ज कर दिया गया और ये कहा गया कि अब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। हमने देखा था कि OCI के पास ज़्यादा प्रिविलेजेस थे PIO के मुकाबले, लेकिन अब ये कहा गया कि दोनों ही यहाँ पर अब केवल एक ही कैटेगरी में मर्ज हो जाएंगे। ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में बोला गया। बढ़ते हैं आगे और हम एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 6 कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जिनके नाम हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। हम जानते हैं कि ये रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। अगर ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं और इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये एक इलीगल माइग्रेंट है, तो उस सिचुएशन में मात्र भारत में 6 इयर्स ऑफ स्टे के बाद इन्हें भारत की सिटीज़नशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम 1955 का सिटीज़नशिप एक्ट देखें तो उसमें नेचुरलाइजेशन के आधार पर किसी भी इंडिविजुअल को भारत की सिटीज़नशिप तब दी जा सकती है अगर वो 11 इयर्स ऑफ स्टे एटलीस्ट इंडिया में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वो नेचुरलाइजेशन का ग्राउंड बदल के कर दिया गया है मात्र 6 इयर्स ऑफ स्टे फॉर इलीगल माइग्रेंट्स। ये अभी प्रोटेस्ट क्यों किया गया इस एक्ट के ख़िलाफ़? इसका कारण ये था कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने ये क्लेम किया कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स हैं और अगर वो इलीगल माइग्रेंट है तो उनके साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनके साथ राइट टू इक्वलिटी उनका वॉयलेट किया जा रहा है और इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि चूँकि ये 6 कम्युनिटी जो यहाँ पे इस सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में रखे गए हैं वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में माइनॉरिटीज़ हैं और इसी वजह से इनका परसिक्यूशन हो रहा था और इसी वजह से इन्हें अगर हम सिटीज़नशिप इंडिया की दे रहे हैं तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है और इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इसको अपोज़ कर रहे हैं।
दूसरी तरफ देखिए नॉर्थ ईस्ट में आखिर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है इसके खिलाफ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक तरह से जो भी इलीगल माइग्रेंट इन 6 कम्युनिटीज़ के हैं उन्हें इंडिया में सिटीज़नशिप प्रोवाइड करने की बात कह रहा है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन कुछ ऐसे जो कि 6 शेड्यूल में मेंशन नहीं है या फिर कुछ ऐसे जहाँ पे ILP रेजिम नहीं इस्टेब्लिश्ड है, उनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है उन नॉर्थ ईस्ट रीजन पे ये एक्ट। और अगर ये एक्ट उन रीजन पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है कि जो हिंदू या फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो भी वहाँ पे पीपल आउटसाइड कंट्री से माइग्रेट होके आए हैं वो वहाँ के परमानेंट सिटीज़न बन जाएंगे। तो यानी कि वहाँ पे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से आउटसाइडर्स के खिलाफ तो वो रिसेंटमेंट उनका पहले से ही बना हुआ है और वो अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है ट्राइबल पीपल। तो इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब हम 2 टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि अभी न्यूज़ में देखे गए थे। इसके बारे में हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये किसी भी कंट्री के जो यूजुअल रेजिडेंट हैं उनका एक रजिस्टर है। इसे डिफरेंट लेवल पे कंडक्ट करवाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, जैसे कि लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। अब कौन से एक्ट्स हैं या फिर लॉज हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं? वो लॉज हैं सिटीज़नशिप एक्ट 1955, सिटीज़नशिप रूल्स 2003। अब यहाँ पे ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस मतलब पूरा डेटा सेट्स, तो ये जो डेटाबेस है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, ये प्रिपेयर किया जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टाइप के डिटेल्स इंक्लूडेड होंगे। वो 2 डिटेल्स होंगे, डेमोग्राफिक डिटेल्स और बायोमेट्रिक डिटेल्स। डेमोग्राफिक डिटेल्स जितने पॉपुलेशन से जुड़े हुए मैटर्स होते हैं वो डेमोग्राफिक डिटेल्स में होते हैं, जो कि हमसे पूछे जाते हैं जब भी सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है हर 10 साल के बाद। और बायोमेट्रिक डिटेल्स वो डिटेल्स होते हैं जो कि यूजुअली जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो हमारे थंब के प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, इसके अलावा जो हमारे आईज़ का स्कैनिंग होता है, आइरिस का स्कैन, वो सब जो कंडक्ट करवाया जाता है वो होता है बायोमेट्रिक डिटेल। तो बायोमेट्रिक डिटेल भी इसमें इंक्लूडेड है NPR में। जो भी ऐसे सिटीजन्स होंगे, यूजुअल रेजिडेंट होंगे जो कि 18 ईयर्स से एबव होंगे, उनको एक रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा जिसमें होगा एक चिप एम्बेडेड और एक UID नंबर प्रिंटेड। इसके अलावा देखिए ये टर्म अभी न्यूज़ में क्यों रहा? ये टर्म इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेपरेशन करने के लिए नोटिफिकेशन दे चुकी है सभी स्टेट्स को कि आप NPR के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो कि इसको अपोज़ कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये एक पहला स्टेप है टूवर्ड्स NRC के बारे में हम नेक्स्ट टर्म के बारे में अभी जानेंगे आगे। तो NRC के प्रति एक पहला स्टेप है, तो इसी वजह से इसको ये लोग अपोज़ कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स प्रिपरेशन वो नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में आया था। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये NRC से डायरेक्टली रिलेटेड है और इससे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को उनके सिटीज़नशिप राइट से डिप्राइव किया जाएगा, तो इसी वजह से इसका विरोध चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लियर रखना है कि ये सिटीज़नशिप एन्यूमरेशन ड्राइव से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं NRC के बारे में। NRC में नेम्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं भारत के सिटीज़न का। फर्स्ट टाइम NRC कंडक्ट करवाया गया था 1951 के सेंसस के साथ और तब से अभी तक इसे अपडेट नहीं करवाया गया है। सिटीज़नशिप रूल्स 2003 और इसके अलावा 2004 में जो सेक्शन 14A इंक्लूड कर दिया गया था सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं NRC के आइडिया को। सेक्शन 14A जो कि 2004 में इनकॉर्पोरेट किया गया था सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए और उन्हें एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू कर देनी चाहिए। अभी NRC का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि असम में जिस तरह से NRC को कंडक्ट करवाया गया वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं रहा। अबाउट 1.9 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको फॉरेनर्स घोषित कर दिया गया और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी के एविडेंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसी वजह से इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है
एनआरसी का, और नेशन वाइड एनआरसी का आइडिया अभी न्यूज़ में आया था क्योंकि होम मिनिस्टर ने ये अपने बयान में बोला था। इसको अपोज़ किया जा रहा है। इसमें जितना मशीनरी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होगा, और इसी वजह से इसका अपोज़ किया जाए डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा। और ये जो आइडिया है कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे इंडिया में से उन लोगों को जो कि मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, तो ये आइडिया की वजह से ही माइनॉरिटीज़ इसका अपोज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ असम अकॉर्ड जो है वो एक तरह से आउटसाइडर्स को डिपोर्ट करने से रिलेटेड था, ताकि एक तरह से असम के पीपल का कल्चर थ्रीटेन ना हो। लेकिन एनआरसी जो कंडक्ट करवाया गया अभी 2019 में, वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं रहा असम में, तो इसका देखते हुए बहुत सारे स्टेट्स इसको अपोज़ कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।